एक तरफ आपका घर और दूसरी तरफ एक अलग देश। पर क्या वो लाइन सिर्फ जमीन पर है? याद रखना, इंडिया की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन भी एक बॉर्डर है, और इन बॉर्डर्स पर जो होता है वो सीधा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। सो, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड? बिल्कुल। और इस जर्नी पर हमारे साथ चलने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, लाइक करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। आज हम इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस की गहरी जांच करेंगे। पहले हम बॉर्डर मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स और चैलेंजेस को समझेंगे। फिर हम कोस्टल और मैरिटाइम सिक्योरिटी के इश्यूज पर फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स यानी हमारे पड़ोसी देश इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या चैलेंजेस पैदा करते हैं। और आखिर में हम इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके मैंडेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। टॉपिक का नाम है बॉर्डर मैनेजमेंट एंड द ब्रॉड माइक्रो थीम इज And the broad micro theme is understanding that borders are not just lines, but complex ecosystems of security, economy, and community. अक्सर जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट सुनते हैं तो दिमाग में बीएसएफ के जवान आते हैं या फिर बार्ब्ड वायर फेंसिंग। Right. बट आई थिंक ये उससे कहीं ज्यादा है। Oh, definitely. Basically, border management सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर करना नहीं है। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट और मैरिटाइम यानी कोस्टल बॉर्डर मैनेजमेंट। राइट। लेकिन अहम बात यह है कि इसमें बॉर्डर एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी शामिल है। समझे, इट्स अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? ये डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। बिल्कुल। इमेजिन करो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बॉर्डर हाट। ये एक मार्केट है जहां दोनों देशों के लोग आकर सामान बेच और खरीद सकते हैं। ओह वाओ। ये बॉर्डर मैनेजमेंट का एक डेवलपमेंट एस्पेक्ट है। ये ना सिर्फ ट्रेड बढ़ाता है, बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करता है। कूल ना? दैट्स फैसिनेटिंग। तो इसका मतलब है कि बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ फेंसिंग या बीएसएफ की पेट्रोलिंग नहीं है। इट्स अ मच बिगर कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। हिस्टोरिकली हमारे बॉर्डर्स पोरस रहे हैं, जिससे चैलेंजेस बढ़ गए हैं। इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। तो कोर लॉजिक क्या है? हम लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं जहां बीएसएफ, आईटीबीपी जैसी फोर्सेस हैं। फिर आती है मैरीटाइम सिक्योरिटी जहां कोस्ट गार्ड का रोल है। हाँ, दोनों को मैनेज करने के तरीके अलग हैं, पर गोल सेम है, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है? जब बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छा होता है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि स्मगलिंग कम होती है, इलीगल इमिग्रेशन कंट्रोल में रहता है, ट्रेड बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल कम्युनिटी सिक्योर फील करती हैं। तो इन शॉर्ट, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ 360 डिग्री अप्रोच, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट। परफेक्टली पुट। तो यहाँ एक सवाल, क्या हम कह सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट का सिर्फ एक पार्ट है? एग्जैक्टली। सिक्योरिटी इज अ की पिलर, बट नॉट द होल बिल्डिंग। डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कई बार डेवलपमेंट सिक्योरिटी को इनेबल करता है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप बॉर्डर पे रोड बनाते हैं तो आपने डेवलपमेंट किया, लेकिन उसी रोड से बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी भी तो आसानी से मूव कर सकती है ना? सो डेवलपमेंट हेल्प सिक्योरिटी। राइट, दैट मेक सेंस। और लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? टेरेन का। एब्सोल्युटली। द टेरेन, लैंड पर फिजिकल बैरियर्स पॉसिबल हैं, जैसे फेंसिंग। सी में, वेल यू कांट फेंस द सी। वहां सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और पेट्रोलिंग पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। ये बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट इतना जरूरी क्यों है? मतलब हम सिटीज में डेवलपमेंट क्यों ना करें? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जब वहां अपॉर्चुनिटीज होंगी तो लोग देश से जुड़ेंगे, वो आसानी से रेडिकलाइज नहीं होंगे। दे बिकम आवर आइज एंड ईयर्स। वो हमें बताते हैं कि साहब वहां कुछ अजीब एक्टिविटी देखिए। आई सी, सो दे बिकम स्टेक होल्डर्स इन नेशनल सिक्योरिटी। यस, दैट्स द परफेक्ट वर्ड, स्टेक होल्डर्स। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस दिस ऑडियंस के लिए। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग बॉर्डर मैनेजमेंट इंक्लूड्स सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी ड्रिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चंक है लिंकेजेस बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट ना होने से देश के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बेसिकली बॉर्डर की प्रॉब्लम घर के अंदर आ जाती है। इसका सबसे क्लियर एग्जांपल तो आई थिंक 26/11 मुंबई अटैक्स हैं। टेररिस्ट समुद्र के रास्ते आए, व्हिच वाज अ फेलियर ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, लीडिंग टू अ मैसिव इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस। एब्सोल्युटली, यहाँ आकर सारे तार जुड़ जाते हैं। लेट्स सी हाउ। इंडिया के पड़ोसी देशों में इंस्टेबिलिटी का सीधा असर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। ओके, इसका कोर लॉजिक ब्रेक डाउन करते हैं। पहला तो टेररिज्म हो गया। यस, टेररिज्म। पोरस बॉर्डर्स आतंकवादियों को आसानी से घुसने का मौका देते हैं। वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स सब वहीं से आते हैं। फिर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, उसका क्या लिंक है? इलीगल इमिग्रेशन और मिलिटेंट्स का आना जाना इससे आग देता है। वो ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और नक्सलिज्म, ये तो काफी इंटरनल प्रॉब्लम मानी जाती है। हाँ, पर उन्हें फंडिंग और लॉजिस्टिक्स पड़ोसी देशों से मिल जाती हैं अगर बॉर्डर वीक हो। उनकी वेपन्स की सप्लाई लाइंस इन्हीं पोरस बॉर्डर से चलती हैं। और आखिर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ये सब वीक बॉर्डर्स की वजह से फलता फूलता है। इसका इम्पैक्ट सीधा हमारे शहरों और गांवों पर पड़ता है। क्राइम बढ़ता है, सोशल टेंशन क्रिएट होती है। सो अ सिक्योर बॉर्डर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अ सिक्योर नेशन। कुडंट हैव सेड इट बेटर। मेरा एक सवाल है, तो नक्सलिज्म जैसी इंटरनल प्रॉब्लम का कनेक्शन भी बॉर्डर से है? हाउ? मतलब थोड़ा और डिटेल में। यस, सोचो नक्सल्स को AK-47 चाहिए, वो इंडिया में तो बनती नहीं है। उनके वेपन्स और फंडिंग के राउट्स ऑफ्टन पोरस बॉर्डर्स से गुजरते हैं। इट्स अ लॉजिस्टिकल चेन। नेपाल, म्यांमार के बॉर्डर्स इसके लिए यूज होते हैं। ओके, और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और बॉर्डर मैनेजमेंट का लिंक थोड़ा और समझाइए। देखिए, वहां के इंसर्जेंट ग्रुप्स ट्रेनिंग और शेल्टर के लिए आसानी से म्यांमार जैसे देशों में क्रॉस कर जाते हैं।
वहाँ उनके कैंप्स हैं। अगर बॉर्डर अच्छे से मैनेज्ड हो, सील्ड हो, तो उनका ये मूवमेंट रुक जाएगा, उनकी लाइफलाइन कट जाएगी। राइट, उनका सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा। प्रिसाइजली। और ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे ड्रग स्मगलिंग को बॉर्डर्स कैसे इनेबल करते हैं? स्पेसिफिकली गोल्डन ट्रायंगल का क्या रोल है? द गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये एरिया ओपियम प्रोडक्शन का हब है। वहां से ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट के रास्ते इंडिया में आते हैं। वीक बॉर्डर मैनेजमेंट मेक्स दिस रूट इजी फॉर ट्रैफिकर्स। पंजाब में जो ड्रग्स आ रहे हैं उनका एक अहम रूट यही है। Wow, the connection is so direct. इट इज वेरी डायरेक्ट। So let's practice this. Practice saying this aloud. Porous borders can fuel terrorism, insurgency, and organized crime. A weak border is an open invitation for internal security threats. Okay, so अब हमें प्रॉब्लम्स पता हैं, लिंकेजेस पता हैं। अब आते हैं मेन सवाल पर। की चैलेंजेस इन बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर्स को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों है? What are the hurdles? The path to secure borders is full of challenges. Let's break them down. Okay, challenge number 1. मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज, ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। इमेजिन एक जगह जहां 4 अलग-अलग सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन उनका बॉस एक नहीं है। कम्युनिकेशन गैप तो होगा ही ना। कौन सी एजेंसीज? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, इंडियन आर्मी सब बॉर्डर पर हैं। कोऑर्डिनेशन एक बड़ा इशू है। टर्फ वॉर्स होते हैं। हर एजेंसी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती। चैलेंज नंबर 2. आर्टिफिशियल एंड अनसेटल्ड बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर्स नेचुरल नहीं है, जैसे कोई बड़ी नदी या पहाड़। वो फॉरेस्ट्स, हिल से गुजरते हैं, जहां फेंसिंग करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। और डिस्प्यूटेड भी हैं? वही है तीसरा चैलेंज, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल के साथ बॉर्डर डिमार्केशन पर झगड़ा है। इससे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रिस्की हो जाता है। राइट, नेक्स्ट. टर्फ वॉर्स एंड पुअर इंटेलिजेंस शेयरिंग, एजेंसीज आपस में टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। इससे रिएक्शन टाइम डिले होता है। कारगिल वॉर के बाद इस पर काफी काम हुआ, बट इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू तो होगा ही। यस, अंडर डेवलप्ड बॉर्डर एरियाज, रोड्स नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, इससे पेट्रोलिंग मुश्किल होती है। चाइना के साइड पर एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। और हमारे पड़ोसी भी नॉट वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल। हॉस्टाइल नेबरहुड, भूटान को छोड़कर हमारे ज्यादातर पड़ोसियों से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सो कोऑपरेशन कम मिलता है। फाइनली टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, एडवांस सर्वेलेंस टेक जैसे ड्रोन्स, सेंसर्स, ये महंगे हैं और यूज करने के लिए ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए, जिनकी कमी है। सो इन चैलेंजेस की वजह से इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग आसान हो जाता है। ये मल्टीलेयर्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करने के लिए मल्टीलेयर्ड सॉल्यूशन चाहिए। ट्रू। आपने वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी का जिक्र किया। Yes. ये आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। आइडिया ये है कि एक बॉर्डर पर एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ बीएसएफ, इंडिया चाइना पर सिर्फ आईटीबीपी। इससे कमांड यूनिफाइड होगा और कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान होगा। मेक सेंस। और डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में क्या रिस्क है? अगर हम वहां रोड या ब्रिज बनाते हैं, तो दूसरा देश उसे प्रोवोकेशन मान सकता है और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे डोकलाम में हुआ, हम रोड बना रहे थे और चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, जिससे स्टैंड ऑफ हो गया। तो ये एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल इस पर, टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक कर सकती है? कैन वी जस्ट इंस्टॉल कैमराज एवरीवेयर? नहीं। टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल। अगर उसे ऑपरेट करने वाला ह्यूमन एलिमेंट यानी हमारा जवान ट्रेन्ड और मोटिवेटेड नहीं है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बैलेंस जरूरी है। Point taken. Okay, practice time. Rehearse saying the 3 main challenges: multiplicity of agencies, difficult terrain, and poor infrastructure. Managing India's borders is a complex puzzle with many missing pieces like coordination, infrastructure and technology. तो इन आभा challenges से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Let's talk about solutions. Technological initiatives and measures for improvement. हाँ, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। इंडिया इज टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इमेजिन एक ऐसी स्मार्ट फेंस जिसमें सेंसर्स, रेडार और कैमरास लगे हैं। कोई भी उससे क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। ये कहाँ डिप्लॉय किया है? इसके पायलट प्रोजेक्ट्स इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस नेटवर्क है। डेटा सेंट्रल एनालिसिस सेंटर में जाता है और ग्राउंड पर्सनल को रियल टाइम अलर्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी के अलावा और क्या? कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोकल लोगों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाना। उन्हें टेरेन का पता होता है, सो दे कैन प्रोवाइड वाइटल इंटेलिजेंस। विलेज डिफेंस कमिटीज बनाना, उनको सिस्टम में पार्टनर बनाना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिससे बॉर्डर विलेजेस में इम्यूनिटीज बढ़ाना। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO को सपोर्ट करना ताकि रोड्स जल्दी बन सकें। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का क्या? बहुत जरूरी है। डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, पड़ोसी देशों के साथ जॉइंट पेट्रोल्स और इंटेलिजेंस एक्सचेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के साथ हमारा कोऑपरेशन अच्छा है, जिससे क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स कम हुए हैं। और चेकपोस्ट पर भी आपको छुरा है। यस, स्मार्ट फेंसिंग एंड इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट्स ICPs, जहां मल्टीपल एजेंसीज जैसे कस्टम्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी सब एक ही जगह काम करें फॉर बेटर एफिशिएंसी। इससे ट्रेड भी फैसिलिटेट होता है और सिक्योरिटी भी बढ़ती है। तो द फ्यूचर ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज स्मार्ट, अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स द वे फॉरवर्ड। एक सवाल है, CIBMS का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? It reduces human error and allows 24/7 surveillance in difficult terrains, जहां physical patrolling हमेशा possible नहीं है, जैसे riverine areas या dense fog. It's a force multiplier.
एक जवान जो पहले 10 किलोमीटर पेट्रोल करता था अब टेक्नोलॉजी की मदद से 50 किलोमीटर मॉनिटर कर सकता है। और लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करना अब इतना आसान है क्या? उनके क्या चैलेंजेस हैं? आसान नहीं है। उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स जैसे लैंग्वेज, कल्चर भी आते हैं। उनकी नीड्स को समझना जरूरी है। उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि उन पर सिर्फ नजर रखी जा रही है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। हाँ, टाइम लगता है। उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाना, मेडिकल कैंप्स लगाना, इन सब चीजों से ट्रस्ट बनता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन एम क्या है? सिर्फ डेवलपमेंट? नहीं, इसका मेन एम बॉर्डर विलेजेस से माइग्रेशन को रोकना है। अगर वहाँ अच्छी फैसिलिटीज, स्कूल्स, जॉब्स होंगे तो लोग वहाँ रहेंगे। एन एम्प्टी बॉर्डर इज अ वल्नरेबल बॉर्डर। वहाँ कोई नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। CIBMS, community engagement and infrastructure development are key improvement measures. India is moving towards an integrated and technology-driven approach to make its borders safer. चलो अब जमीन से पानी की तरफ चलते हैं। टॉपिक है coastal and maritime security and the broad macro theme for this part is recognizing that India's vast coastline is both a massive economic asset and a critical security vulnerability. हमारा 90% एक्सटर्नल ट्रेड समुद्र से होता है। इमेजिन अगर शिपिंग लेन्स पर पायरेसी बढ़ जाए, इकोनॉमी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। Exactly. Why should we care so much about our coasts? Because our economy depends on it. 26/11 attack was a wake-up call. उसके बाद ही कोस्टल सिक्योरिटी पर सीरियस फोकस शुरू हुआ। तो चैलेंजेस क्या हैं कोस्टल सिक्योरिटी में? सबसे पहला, टेररिज्म वाया सी रूट्स। 26/11 जैसा अटैक दोबारा हो सकता है। हमारे पास लाखों फिशिंग बोट्स हैं, उन सबको मॉनिटर करना एक ह्यूज टास्क है। दूसरा पायरेसी, आपने मेंशन किया। यस, पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। शिपिंग लेन्स पर अटैक से इकोनॉमिक लॉस होता है। इंडियन सेलर्स को किडनैप कर लिया जाता है। स्मगलिंग तो यहाँ भी होती होगी। ऑफ कोर्स, ड्रग, आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। समुद्र के रास्ते लार्ज क्वांटिटीज में इलीगल ट्रेड होता है। और स्ट्रेटेजिक थ्रेट फ्रॉम चाइना। इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ता नेवल प्रेजेंस हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। और एक नया थ्रेट है साइबर थ्रेट। यस, मैरिटाइम साइबर सिक्योरिटी। पोर्ट्स के कंप्यूटर सिस्टम्स पर साइबर अटैक हो सकता है, जिससे सारा कारपहुंच रुक जाएगा। So weak coastal security means a vulnerable economy and a nation at risk of surprise attacks. तो securing our seas is as important as securing our land borders. If not more. आपने चाइना का इंडियन ओशन में प्रेजेंस का जिक्र किया। ये हमारे लिए थ्रेट क्यों है? देखिए, ट्रेडिशनली इंडियन ओशन को इंडिया का बैकयार्ड माना जाता है। हम यहाँ डोमिनेंट नेवल पावर रहे हैं। चाइना यहाँ पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस बनाकर हमारे इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या एग्जैक्टली? इमेजिन आप इंडिया के आले आले समुंदर में मोतियों की एक माला देख रहे हैं। ये मोती हैं पोर्ट्स, गवादर इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, चिटागोंग इन बांग्लादेश। ये सब चाइना डेवलप कर रहा है। वो कहते हैं कि ये कमर्शियल है, पर इनका डुअल यूज हो सकता है, मिलिट्री यूज। ये इंडिया को स्ट्रैटेजिकली एनसर्कल करने की कोशिश है। मैरिटाइम साइबर सिक्योरिटी कितना अच्छा थ्रेट है, इसका कोई एग्जांपल है? बहुत अच्छा। 2017 में दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग कंटेनर फर्म मार्स्क पर एक साइबर अटैक हुआ था। उनके सारे सिस्टम्स क्रैश हो गए थे, पोर्ट्स पर केओस हो गया था। ऐसा अटैक इंडिया के किसी पोर्ट पर हो सकता है। एंड पायरेसी, ये आज भी इतनी अच्छी प्रॉब्लम है? मुझे लगा ये पुराने जमाने की बात है। नहीं, इट्स वेरी रियल। खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालिया के पास। ये इंडियन शिप्स और सेलर्स के लिए कांस्टेंट रिस्क है। इंडियन नेवी वहां एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में एक्टिव रहती है। ओके, प्रैक्टिस टाइम फॉर आवर लिसनर्स। नाउ प्रैक्टिस सेइंग coastal security is vital for India's economic and national security. India's coastline is a gateway for prosperity, but also for threats like terrorism and smuggling. अब देखते हैं कि coastal security में actual problems क्या हैं और उन्हें अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। Problems in coastal security and measures for enhancement. Knowing the challenges is half the battle won. Let's list the key problems. सबसे पहला, coordination among agencies. ये लैंड बॉर्डर वाली ही प्रॉब्लम है। हाँ, पर यहाँ और कॉम्प्लेक्स है। समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक स्टेट मरीन पुलिस की जिम्मेदारी है। उसके बाद कोस्ट गार्ड और फिर नेवी। इन तीनों के बीच सीमलेस डेटा शेयरिंग नहीं है। स्टेट मरीन पुलिस की कैपेसिटी का इशू भी होगा। बिल्कुल। इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ स्टेट मरीन पुलिस। इनके पास अक्सर एडिक्वेट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट नहीं होता। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, पर सबसे वीक लिंक भी। और कोस्टल कम्युनिटीज का क्या? फिशरमैन, उनका एलियनेशन ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। फिशरमैन को सिक्योरिटी मेजर्स जैसे बोट का कलर कोड, RFID टैग, ये सब एक बोझ लगते हैं, जिससे वो सिस्टम से अलग महसूस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। हाँ, सर्वेलेंस रेडार कम है, पेट्रोल बोट्स पुरानी हैं, समुद्र का खारा पानी इक्विपमेंट को जल्दी खराब कर देता है। सो मेंटेनेंस एक बड़ा इशू है। तो सॉल्यूशंस क्या है? मेजर्स फॉर एनहांसमेंट। पहला, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन। रेगुलर जॉइंट एक्सरसाइजेस करना ताकि सब एजेंसीज एक दूसरे के साथ काम करना सीखें। एक इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर बनाना। स्टेट मरीन पुलिस को अपग्रेड करना। यस, अपग्रेड। स्टेट मरीन पुलिस, उन्हें एक मरीन ट्रेनिंग और मॉडर्न इक्विपमेंट देना। उनकी सैलरीज और सर्विस कंडीशंस अच्छी करना। और कम्युनिटीज को एंगेज करना। एंगेज विद कोस्टल कम्युनिटीज। फिशरमैन को आईज एंड ईयर्स बनाना, उन्हें पार्टनर्स की तरह ट्रीट करना, उन्हें समझाना कि ये उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए है। टेक्नोलॉजी का रोल। एनहांस सर्वेलेंस, ज्यादा रेडार लगाना, नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसी वेसल ट्रैकिंग सिस्टम्स को इंप्रूव करना। एंड फाइनली कोस्ट गार्ड। मॉडर्नाइज्ड इंडियन कोस्ट गार्ड, उन्हें और शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और रिसोर्सेज देना। द की इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग एजेंसीज, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटीज। एक सवाल,
फिशरमैन को सिक्योरिटी मेजर्स बोझ क्यों लगते हैं? क्योंकि RFID टैग्स या GPS डिवाइसेस लगवाने में उनका पैसा खर्च होता है। उनके बोट का रजिस्ट्रेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। अगर आसान तरीके से ना समझाया जाए तो उन्हें लगता है कि ये उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। देयर लाइवलीहुड गेट्स अफेक्टेड। स्टेट मरीन पुलिस को आसान से ट्रेन करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। कोस्ट के सबसे पास वही होते हैं। अगर कोई सस्पिशियस बोट आती है तो सबसे पहले उन्हीं का इंटरेक्शन होगा। अगर वो अंडर ट्रेन है तो थ्रेट को पहले स्टेज पर ही रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस का क्या रोल है? ये तो बस एक ड्रिल होती है ना? नहीं, ये आहूत क्रिटिकल है। एक्सरसाइजेस के दौरान नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस एक साथ काम करते हैं। इससे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। उन्हें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस पता चलती हैं। रियल इमरजेंसी के वक्त कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। So it's about building muscle memory. Yes, organizational muscle memory. Let's practice this. Better coastal security needs coordination between agencies and engagement with local fishing communities. To fix coastal security, we need to fix the gaps between agencies, technology, and the local population. Okay. अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, challenges from external state actors. हमारे पड़ोसी देश हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या चैलेंजेस क्रिएट करते हैं? ब्रॉड माइक्रो थीम फॉर दिस सेक्शन। Broad micro theme for this section, understanding how geopolitics in the neighborhood directly impacts life within India. Let's start with Nepal. हमारा अच्छा दोस्त माना जाता है, पर वहां से क्या challenges हैं? सबसे अहम चैलेंज है ओपन वीसा फ्री बॉर्डर। इसका मिसयूज क्रिमिनल्स करते हैं फॉर ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, काउंटरफीट इंडियन करेंसी यानी जाली नोट वहां से आते हैं। और चाइना का इन्फ्लुएंस, सबसे अच्छी बात वही है। नेपाल में बढ़ता चाइनीज इन्फ्लुएंस, जैसे उनके स्कूल्स में मैंडरिन सिखाना, वहां के पॉलिटिक्स में उनका इंटरफियरेंस, ये सब इंडिया के ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को कम कर रहा है। ओके नाउ म्यांमार। म्यांमार तो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए एक सेफ हेवन है। वहां ट्रेनिंग लेते हैं और वापस आ जाते हैं। प्लस गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग ट्रैफिकिंग का मेन रूट है। रोहिंग्या क्राइसिस का भी तो इम्पैक्ट है। हाँ बिल्कुल, रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस से पॉपुलेशन प्रेशर और सिक्योरिटी थ्रेट्स दोनों बढ़ते हैं। उन रेफ्यूजीज में से कुछ रेडिकलाइज हो सकते हैं। लेट्स मूव टू अफगानिस्तान। वहां तालिबान के आने से हम पर क्या असर पड़ा है? अफगानिस्तान की ओपियम प्रोडक्शन से इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो टेररिस्ट नेटवर्क्स को फंड करती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह यूज करता है फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। सीपेक का एक्सटेंशन भी तो एक इशू है। यस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सटेंशन वहां तक होना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का रिस्क बढ़ाता है। नाउ बांग्लादेश, वहां से इलीगल इमिग्रेशन सबसे बड़ा इशू है। सबसे अच्छा कंसर्न वही है, लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन, खासकर असम, मेघालय और त्रिपुरा में। इससे डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं और सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। एनआरसी का पूरा इशू वहीं से शुरू हुआ। और ट्रैफिकिंग, कैटल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आते हैं पाकिस्तान पर। आई थिंक ये सबसे ऑब्वियस है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर का प्रिंसिपल सोर्स, 2011 पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा, सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नारकोटिक्स और काउंटरफीट करेंसी बेचता है। और आजकल सोशल मीडिया पर भी। यस, सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाता है टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। चाइना के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप से ये थ्रेट और बढ़ जाता है। एंड नाउ द बिगेस्ट चैलेंज, चाइना का चैलेंज मल्टी डायमेंशनल है। बॉर्डर पर एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग, जैसे गालवान, डोकलम, समुद्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी से इंडिया को घेरने की कोशिश। ग्लोबल फोरम्स पर भी अपोज करता है। हाँ, UN, NSG जैसी जगहों पर इंडिया को अपोज करना। और सबसे नया और खतरनाक वेपन, वाइड स्प्रेड साइबर अटैक्स ऑन आवर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनली श्रीलंका, वहां से क्या थ्रेट है? हिस्टोरिकली तमिल क्राइसिस की वजह से इंडिया में टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन। आज इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच समुद्र में झगड़े होते रहते हैं। और वहां भी चाइना का इन्फ्लुएंस है। यस, हम्बनटोटा जैसे पोर्ट्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी अलार्म है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का जिक्र किया। सिंपल शब्दों में ये क्या है? इमेजिन करो, इंडिया के आले आले समुद्र में चाइना मोतियों की एक माला यानी पोर्ट्स बना रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में पोर्ट्स डेवलप करके वो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली घेर रहा है। साइबर अटैक्स को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्यों माना जाता है? क्योंकि चाइना हमारे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या मिलिट्री कम्युनिकेशन पर साइबर अटैक करके देश को बिना गोली चलाए घुटनों पर ला सकता है। इमेजिन, अचानक दिल्ली में बिजली चले जाए, फॉर डेज केओस हो जाएगा। ये तो बहुत स्कैरी है। इट इज। ओके, सो इन आले थ्रेट से डील कौन करता है? Let's talk about our security agencies and their mandate, broad micro theme. A look inside the complex machinery of India's security architecture and the reforms it desperately needs. तो इन एजेंसीज को हम आले आले कैटेगरीज में डाल सकते हैं? हम एजेंसीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं, जैसे CAPFs, आर्मी, स्टेट पुलिस। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं, जैसे NIA, CBI। तीसरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो चुपचाप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं, जैसे IB, रॉ। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जब अचानक टेरर अटैक होता है तो पहले स्टेट पुलिस या CAPF आती है, ये हुई एन्फोर्समेंट। फिर केस NIA को मिलता है, ये हुई इन्वेस्टिगेशन। और अटैक से पहले वार्निंग IB से आती है, ये है इंटेलिजेंस। हर एजेंसी का एक स्पेसिफिक रोल है। रॉ और IB में क्या फर्क है? या बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस देखता है, मतलब दूसरे देशों में। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल इंटेलिजेंस देखता है, मतलब देश के अंदर,
रॉ पीएमओ को रिपोर्ट करती है, आईबी होम मिनिस्ट्री को। Okay, let's practice this. Practice saying the three categories: enforcement, investigation, and intelligence. India's security is protected by a multi-layered system of different specialized agencies. अब हम आलचाल एजेंसीज की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। परफेक्शन आंखें नहीं है। Let's talk about issues within security agencies. Let's start with intelligence agencies, IB, RAW. इनकी सबसे अहम प्रॉब्लम है accountability. Accountability मतलब? इनके ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, आरटीआई से आजाद हैं। इसका मतलब इनके कामकाज पर कोई बाहर से नजर नहीं रख सकता। इससे पॉलिटिकल मिसयूज के आरोप लगते हैं। इनमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमी भी है। तो रिफॉर्म क्या हो सकता है? एक कानून बनाकर इन्हें अकाउंटेबल बनाना, जैसे यूएसए में सीआईए पर ओवरसाइट है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी से स्क्रूटनी करवाना। Okay. अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF पर आते हैं। उनकी प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेजेस। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, स्ट्रेस आहूत है, पे और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आर्मी से कम है, और सबसे बड़ा इशू लीडरशिप अक्सर बाहर से यानी आईपीएस ऑफिसर से आती है, जिससे फोर्स का मोराल डाउन होता है। और आखिर में स्टेट पुलिस फोर्सेस। उनकी प्रॉब्लम्स तो आहूत हैं। लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, ज्यादातर पुलिस वीआईपी ड्यूटीज में लगी रहती है, रिक्रूटमेंट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा फोकस होता है, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पर कम, और सबसे अच्छी बीमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह गाइडलाइंस का क्या हुआ? वही तो इशू है, वो आईआरआर से आगू नहीं हुए हैं। प्रकाश सिंह गाइडलाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना ताकि पुलिस पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, और इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से अलग करना ताकि उसमें स्पेशलाइजेशन आ सके। बट स्टेट्स ने इसे पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया। कैप्स में लीडरशिप इशू मोराइल को कैसे अफेक्ट करता है? सोचिए, आप बीएसएफ ज्वाइन करते हैं एज एन ऑफिसर। आप पूरी जिंदगी वहां सर्विस करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कभी डायरेक्टर जनरल नहीं बन सकते, क्योंकि उस पोस्ट पर हमेशा एक आईपीएस ऑफिसर आएगा। इससे नीचे के रैंक्स में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। Right. They feel like second class officers in their own force. Precisely. Let's practice. Key issues are lack of accountability in intelligence, HR shortages in CAPFs, and political interference in state police. Our security agencies are facing serious structural, operational, and HR challenges that need urgent reforms. Wow, what a journey! आज हमने इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस के पूरे कैनवस को देखा। India's security matrix is incredibly complex. It really is. Let's summarize. हमने देखा कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि डेवलपमेंट भी है, और इसमें कोऑर्डिनेशन एक अच्छा चैलेंज है। हमने समझा कि हमारी कोस्टल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक लाइफलाइन और वल्नरेबिलिटी दोनों है। हमने जाना कि कैसे एक्सटर्नल एक्टर्स लाइक पाकिस्तान एंड चाइना हमारी इंटरनल पीस को आसानी से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में हमने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की ताकत और उनकी कमजोरियों दोनों को अच्छे से जाना। अब इस एसेंशियल नॉलेज को लॉक करने का टाइम है। खुद से प्रेजेंट करने की कोशिश आइए। नंबर 1, बॉर्डर मैनेजमेंट के 3 मेन चैलेंजेस आसानी से बताओ। CIBMS का फुल फॉर्म और फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को एक लाइन में आसानी समझाओ। स्टेट पुलिस फोर्सेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए और एक रिफॉर्म बताओ। रॉ और आईबी के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या है? कोस्टल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 रीजंस तो। आपका आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। अपने स्टेट की पुलिस फोर्स का मोटो क्या है? फाइंड इट आउट एंड थिंक अबाउट व्हाट इट मींस। बहुत अच्छी यार। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपके और भी सवाल हैं या आप और एक अगला टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट टाइम और भी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। For more such deep explorations, subscribe now. Stay curious and keep learning.